शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दिल को दहला देने वाला ये मुहावरा सबसे पहले किसने बोला था? तो दोस्तों, ये मुहावरा सबसे पहले शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने बोला था। टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के सुल्तान यानी हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की मां का नाम फखरुन्निसा था। जिस वक्त टीपू सुल्तान अपना बचपन गुजार रहे थे, ये वो दौर था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। टीपू सुल्तान के वालिद यानी पिता ने टीपू सुल्तान की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उनकी तालीम के लिए दूर दूर से टीचर्स को बुलाया जाता था। टीपू सुल्तान को अरबी, फारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी तमाम जुबानों पर महारत हासिल थी। इसके साथ साथ वो बचपन से ही घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी और नेजाबाजी जैसे चीजों में भी बड़े माहिर थे। 1769 में अंग्रेजों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी, मगर टीपू सुल्तान इस हादसे की वजह से सुकून से नहीं बैठ पाए। उन्होंने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली थी। इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार शुरू हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटा दी। 1780 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार भी हैदर अली यानी अपने पिता के साथ 90,000 की फौज लेकर बेंगलोर पहुंचे और इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। इस हार का असर ब्रिटेन तक पहुंचा। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मौत हो गई। इस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 22 साल की थी। टीपू सुल्तान जब मैसूर के तख्त पर बैठे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और तमाम परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करते पर टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाते थे। मशहूर इतिहासकार कर्नल मार्क्स लिखते हैं कि टीपू सुल्तान साधारण और बिना वजन की पोशाक पहनते थे और वो अपने साथ के लोगों से भी ऐसा करने की उम्मीद करते थे। उनको अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को बहुत बड़ी कला समझते थे और उसमें उन्हें बहुत महारत हासिल थी। उन्हें पालकी पर चलना सख्त नापसंद था। 14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में 21,000 सैनिकों ने वल्लूर से मैसूर की तरफ कूच किया। 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल वेलेस्ली के नेतृत्व में 16,000 और सैनिकों का दल इस सेना में आ मिला था। इसमें कर्नल के पास जनरल स्टुअर्ट के कमान में 6,420 सैनिकों का जत्था भी शामिल हो गया था। इन सब ने मिलकर टीपू सुल्तान के सेरंगापट्टनम पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर इतिहासकार जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं, ये वही टीपू सुल्तान थे जिनके आधे साम्राज्य पर 6 साल पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उनके पास जो जमीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ से थोड़ा अधिक राजस्व मिलता था, जबकि उस समय भारत में अंग्रेजों का कुल राजस्व 90 लाख पाउंड स्टर्लिंग यानी 9 करोड़ था। धीरे धीरे उन्होंने सेरंगापट्टनम के किले पर घेरा डाला और 3 मई 1799 को तोपों से गोलाबारी कर उसकी प्राचीर में एक छेद कर दिया। एक और इतिहासकार S.R. लशिंगटन अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं कि छेद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी जॉर्ज हैरिस ने उसके अंदर अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। असल में उनकी रसद यानी अनाज खत्म हो चुका था और उनकी सेना करीब करीब भुखमरी के कगार पर थी। 3 मई की रात 5,000 सैनिक, जिसमें 3,000 अंग्रेज सैनिक थे, खाइयों में छिप गए ताकि टीपू के सैनिकों को उनकी गतिविधियों का पता न लग सके। जैसे ही हमले का समय नजदीक आया, टीपू सुल्तान से
दगा करने वाले मीर सादिक ने टीपू के सैनिकों को तनख्वाह यानी सैलरी देने के बहाने पीछे बुला लिया था। एक और इतिहासकार मीर अली हुसैन किरमानी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क्सविल के हवाले से लिखते हैं, टीपू के एक कमांडर नदीम ने वेतन का मुद्दा उठा लिया था, इसलिए प्राचीर के छेद के पास तैनात टीपू के सैनिक उस समय पीछे चले गए थे जब अंग्रेजों ने हमला बोला। इस बीच टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों के तोप के गोले से मार दिए गए थे। किरमानी लिखते हैं, जैसे ही सईद गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार सैनिकों ने किले से सफेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए थे। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज सैनिक किले पे हमला बोलेंगे। जैसे ही ये सिग्नल मिला, अंग्रेज सैनिकों ने नदी के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो किले से सिर्फ 100 गज दूर था। नदी करीब 280 गज चौड़ी थी। इसमें कहीं टखने तक पानी तो कहीं कमर तक पानी था। प्राचीर के छेद में कब्जा करने के बाद अंग्रेज सैनिक 2 हिस्सों में बंट गए। बाईं तरफ बढ़ने वाले कॉलम को टीपू के सैनिकों की कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान के सैनिकों के आमने सामने की लड़ाई में कर्नल डल्लब की कलाई पर तलवार के वार से बड़ा घाव हो गया। उसके बाद टीपू के सैनिकों ने कॉलम के सैनिकों का आगे बढ़ना रोक दिया। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान ने खुद अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। डल्लब की जगह लेफ्टिनेंट फर्कुहर ने ले ली, लेकिन वो भी तुरंत मार दिए गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की प्राचीर में हुए छेद का निरीक्षण किया और उसकी मरम्मत का निर्देश दिया। उसके बाद वो राजमहल में स्नान करने चले गए। स्नान के बाद टीपू ने अपने महल के बाहर इकट्ठा हो गए गरीबों को कुछ पैसे बांटे। फिर उन्होंने राजमहल लौटकर रात का खाना खाया। उन्होंने अपना खाना शुरू ही किया था कि उन्हें अपने करीबी कमांडर सईद गफ्फार की मौत की खबर मिली। गफ्फार किले की पश्चिमी छोर की सुरक्षा देख रहे थे। टीपू ये समाचार सुनते ही भोजन के बीच से उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ धोए और उस जगह पर चले गए जहां किले के प्राचीर पर छेद हुआ था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा फहरा दिया था और अब वो किले के दूसरे इलाकों में बढ़ रहे थे। इस लड़ाई में टीपू ने अधिकतर समान सैनिक की तरह पैदल ही लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया तो घोड़े पे सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्क्सविल लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो वो लड़ाई के मैदान से भाग सकते थे। उस समय किले के कमांडर मीर नदीम किले की गेट की छत पर खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक घायल हो चुके थे। जब टीपू गेट के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े तो उनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। उनका घोड़ा भी मारा गया। उनके साथियों ने उन्हें पालकी में बैठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि तब तक के वहाँ कई लाशें बिछ चुकी थी। मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं कि उस समय उनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उनको सलाह दी कि वो अंग्रेजों को अपना परिचय दे दे, लेकिन टीपू ने ये सलाह नामंजूर कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के हाथों बंदी बनने के बजाय मौत का रास्ता चुना। टीपू सुल्तान के अंतिम समय का वर्णन करते हुए बीसन लिखते हैं, तभी कुछ अंग्रेज सैनिक किले के अंदरूनी गेट पर घुसे। उनमें से किसी एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफी खून बह चुका था। खून बह जाने की वजह से वो करीब करीब बेहोश हो चुके थे। तभी उन्होंने अपनी तलवार से उस सैनिक पर वार किया। फिर उन्होंने उसी तलवार से दूसरे अंग्रेज पर वार किया। वो वहीं धराशाही हो गया। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने टीपू पर वार कर दिया। उसका उद्देश्य था टीपू की रत्न जड़ित तलवार को छीनना। उस समय उसको पता नहीं था कि उसने किस पर तलवार चलाई है। अंग्रेजों को पता नहीं था कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई है। वो उनको ढूंढने राजमहल गए। पता चला कि वो वहाँ नहीं है। टीपू का एक कमांडर उन्हें उस जगह ले गया जहाँ टीपू गिरे थे।
वहाँ हर तरफ लाशें और घायल पड़े हुए थे। मशाल की रोशनी में टीपू सुल्तान की पालकी दिखाई दी। उसके नीचे टीपू के बॉडीगार्ड राजा खां घायल पड़े थे। उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां टीपू सुल्तान गिरे थे। बाद में मेजर अलेक्जेंडर एलन ने लिखा, जब टीपू सुल्तान मृत शरीर को हमारे सामने लाया गया तो उनकी आंखें खुली हुई थी। उनका शरीर इतना गर्म था कि एक क्षण के लिए मुझे और कर्नल वेलेस्ली को लगा कहीं वो जिंदा तो नहीं है। लेकिन जब हमने उनके दिल को छुआ तो सारी आशंकाएं दूर हो गईं। उनके शरीर पर 4 घाव थे, 3 शरीर पर, 1 माथे पर। एक गोली उनके दाहिने कान में घुसकर उनके बाएं गाल में धंस गई थी। उन्होंने सफेद लिनन के कपड़े पहन रखे थे। उनके सर पर साफा नहीं था। लग रहा था कि लड़ाई की आपाधापी में उनके सर से गिर गया था। उनके जिस्म पर कोई भी आभूषण नहीं था सिवाय एक बाजूबंद के। वास्तव में वो एक चांदी की ताबीज थी जिसके अंदर अरबी और फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कर्नल बियर्ड ने उनके पार्थिव शरीर को उनकी ही पालकी में रखने का आदेश दिया और दरबार में सूचना पहुंचाई गई कि अब टीपू सुल्तान नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को लाल बाग में हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया था। एक अंग्रेज पत्रकार पीटर ऑबिट ने अपनी किताब राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में लिखा, टीपू की हार के बाद पूर्व का पूरा साम्राज्य हमारे पैरों पे आ गिरा। टीपू सुल्तान को ही दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन माना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान ही दुनिया का वो पहला इंसान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पे काम किया और टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से इस दुनिया ने रॉकेट को बनाना सीखा था। अंग्रेजों ने बाद में जितने भी रॉकेट बनाए वो तमाम टीपू सुल्तान की ही टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनाए थे, जो कि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के लिए न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि जंग करने के नए नए तरीके भी खोजे थे। टीपू सुल्तान ने जंग करने के तरीकों पर एक किताब भी लिखी थी। उसका नाम था फतहुल मुजाहिदीन। भारत की पहली किताब थी जो जंग के तरीकों को सिखाने के लिए लिखी गई थी।